अधिशोष्य क्या है? अधिशोष्य मतलब जो अधिशोषक की सतह पर क्या होता है? अधिशोषित होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल क्या है? अधिशोषक है, और उसमें जो धूल के कण क्या होते हैं? जो चिपकते हैं, वो चिपकने वाला धूल के कण क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं द्रव या गैस पदार्थ जो ठोस की सतह पर क्या होता है? अधिशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर अधिशोष्य को हम क्या कर सकते हैं भाई? परिभाषित कर सकते हैं। तो अधिशोष्य क्या होता है? तो ऐसे द्रव या गैस पदार्थ जिसके ठोस की सतह पर क्या होता है हमारा? ऐसे ठोस या गैस पदार्थ जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं, जिसके ठोस की सतह पर क्या होता है? अधिशोषण होता है। ठोस की सतह पर क्या होता है? अधिशोषण होता है। क्या कहलाते हैं भाई? अधिशोष्य कहलाते हैं। अधिशोष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? अधिशोष्य कहलाते हैं। तो हम लोग ये लिख दिए यहाँ पर कि ऐसे द्रव या गैस पदार्थ जिसके ठोस की सतह पर क्या होता है? अधिशोषण होता है। मतलब जो ठोस की सतह पर आके क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं, या जिनका अधिशोषण होता है, यही आपका क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है, अधिशोष्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम अधिशोष्य को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम थोड़ा सा क्या देखते हैं? उदाहरण को क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं क्या क्या उदाहरण है इसको। तो इसके उदाहरण क्या किया जा सकता है? कुछ लिखा जा सकता है, जैसे जल वाष्प। कौन सा हमारा भाई? जल वाष्प हो गया। जल वाष्प क्या होता है? अधिशोष्य होता है। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या होता है हमारा? अधिशोष्य होता है। तो इस तरीक़ा से कुछ उदाहरण क्या किया जा सकता है? अधिशोष्य के अंतर्गत लिखा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे परिभाषा है जो एक नंबर में आपको क्वेश्चन कर सकता है। जैसे अधिशोषक क्या है, अधिशोष्य क्या है, लेकिन साथ में उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। पता चला कि आप परिभाषा लिख दिए हैं और उदाहरण छोड़ दिए हैं, तो ये केमिस्ट्री है ना, साइंस से रिलेटेड है, और साइंस में उदाहरण का विशेष महत्व होता है। आपको पूछे चाहे मत पूछे, लेकिन उदाहरण लिखना जरूरी है ना। हम लोग बच्चे क्या करते हैं भाई? कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, डायरेक्टली क्वेश्चन को ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पूछा क्या है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ जो पूछा नहीं रहता है वो भी क्या रहता है? जुड़ा रहता है, जिसको लिखना बहुत क्या होता है? ज़रूरी होता है। तभी जा करके पूरा नंबर हमको क्या होता है? मिल पाता है ना। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। पता चला कि प्रकार लिखो बोल रहा है, और प्रकार लिख के आ गए तो परिभाषा कौन लिखेगा? तो उसका काट देगा नंबर, क्योंकि बिना परिभाषा प्रकार नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका अधिशोष्य। चलिए, तो हमने पढ़ लिया अधिशोषक, उसके दो घटक पढ़ लिए, अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोषण के क्या कारण हैं वो भी हमने पढ़ लिया। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण के बारे में। ठीक है भाई, तो आगे हम किसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, धनात्मक और क्या देखते हैं हम लोग? ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण, ये थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं धनात्मक और किसका भाई? ऋणात्मक अधिशोषण का। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है ना। तो पहले हम किसको देखते हैं? धनात्मक अधिशोषण को देखते हैं। धनात्मक अधिशोषण की थोड़ा सा हम क्या करते हैं? बात करते हैं। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है इसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। यदि किसी अधिशोषक की सतह पर शेष जगह के अपेक्षा यदि अधिशोष्य की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? हमारा अधिशोषक होता है। तो इस अधिशोषक की जो क्या होता है? हमारा सतह होता है। इस सतह पर अगर शेष जगह की अपेक्षा अगर जहाँ पर अधिशोष्य की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक अधिशोषण कहते हैं, या धनात्मक अधिशोषण कहा जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। अधिशोषक की सतह पर, यदि अधिशोषक की सतह पर लिख देते हैं, तो यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता की, यह अधिशोष्य की सांद्रता
की सांद्रता शेष भाग से यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता शेष भाग की अपेक्षा क्या हो भाई हमारा, अधिक हो, शेष भाग की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तो उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। धनात्मक अधिशोषण कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। बाजार टिप का है भाई, मान लो बाजार गए हो जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, बाजार तो सब है लेकिन भीड़ जहाँ पर है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिशोषण, और जहाँ पर भीड़ क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक अधिशोषण। तो बस वैसे ही है, यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता शेष भाग की अपेक्षा जहाँ पर क्या हो, ज़्यादा हो, वो क्या कहलाता है आपका धनात्मक अधिशोषण कहलाता है, या धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। शायद वहाँ पर मुक्त संयोजकता ज़्यादा होता होगा, इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादा अधिशोष्य आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, आगे हमको देखना है इसी में थोड़ा सा ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण इसका जस्ट उल्टा, यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की मात्रा या सांद्रता शेष भाग से कम हो, शेष भाग से क्या हो भाई हमारा, कम हो, तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण को हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे हमारा अधिशोषक हो गया है ना, अब इस अधिशोषक की अगर हम बात करें, अगर ये वाला पोर्शन है जहाँ पर अधिशोष्य की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ये अधिशोष्य की मात्रा क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, ये क्या कहलाएगा आपका धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक क्या कहलाएगा, अधिशोषण। और मान लो ये भाग है हमारा जहाँ पर इसकी मात्रा क्या है, कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। तो इस तरीक़ा से धनात्मक अधिशोषण को और ऋणात्मक अधिशोषण को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसके थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं भाई, है ना। अभी मैं आपको बोल रहा था कि बिन उदाहरण कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पर हम उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारे पास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विलयन को कई भागों में बांटते हैं ना, सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो हम अभी फ़िलहाल सांद्र की बात करते हैं। यदि यहाँ पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सांद्र क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड लेंगे। तो अगर सांद्र पोटेशियम क्लोराइड है, अगर इसको हम क्या करते हैं, संक्रित चारकोल के साथ, है ना, या रक्त चारकोल के साथ क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, रक्त चारकोल के साथ, है ना, मिलाने पर धनात्मक अधिशोषण प्रदर्शित करता है, धनात्मक अधिशोषण दर्शाता है भाई। यदि हम पोटेशियम क्लोराइड को किसके साथ मिलाते हैं, रक्त चारकोल होता है उसके साथ मिला दिया जाए, तो वहाँ से जो अधिशोषण मिलेगा वो कौन सा अधिशोषण होगा, धनात्मक अधिशोषण। और यदि तनु ले लेते हैं और तनु KCl को किसके साथ मिलाते हैं भाई, रक्त चारकोल के साथ मिलाते हैं। रक्त क्या होता है हमारा, जो चारकोल होते हैं, इसके साथ अगर मिला देते हैं, है ना, या उसको हम लोग इस प्रकार खगाल देते हैं, तो मिलाने पर या उसके साथ खगालने पर जो है हमको जो अधिशोषण मिलता है वो कैसा होता है, हमारा ऋणात्मक अधिशोषण प्राप्त होता है। कैसा अधिशोषण होता है वो, ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। तो यदि हम सांद्र क्या लें, KCl लें, और उस सांद्र KCl को अगर हम किसके साथ भाई, रक्त चारकोल के साथ मिला के अगर उसको ही खगाल दें, तो वहाँ पर जो अधिशोषण होगा उसको धनात्मक, और अगर तनु KCl लें और उसको चारकोल के साथ मिला करके खगाल दें, तो वहाँ पर जो अधिशोषण होगा उसे
ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। अब पानी को अब जो है पानी को तेल में मिला दिया, अब मिल रहा है बोल रहा है तो गलत है ना भाई, वहाँ पर ऋणात्मक अधिशोषण ही होगा, है ना, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन दूध और पानी मिला देंगे तो वहाँ पर धनात्मक अधिशोषण बोल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम अधिशोषण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया अधिशोष्य, अधिशोषक, साथ में धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, अवशोषण के बारे में। ठीक है, अभी जितना हम लोग पढ़ रहे थे वो अधिशोषण था, अब हम क्या करते हैं, अवशोषण की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है अब, अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण क्या होता है इसको हमको देखना है। अधिशोषण अलग है, अवशोषण अलग है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण अंदर तक होने वाली घटना है भाई। अंदर तक मतलब भीतर तक होने वाली घटना है। जैसे डबल रोटी को क्या करोगे आप, चाय में डुबाओगे तो कहाँ तक जाता है, अब थोड़ी चाय ऊपर ही ऊपर में रहता है, वो तो अंदर तक जाता है ना भाई, भीतर तक जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण क्या होता है, भीतर तक होने वाली घटना है ना। तो पहले तो वही लिखा जा सकता है भाई, अवशोषण क्या होता है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण मतलब क्या होता है, यह है ना भीतर तक होने वाली घटना है ना, यांत्रिक घटना है बोल सकते हैं। यह भीतर तक यह भीतर तक होने वाली घटना है, आंतरिक घटना है बोल सकते हैं। यह भीतर तक होने वाली घटना है, होने वाली घटना है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक या भीतर तक, अंदर क्या बोल सकते हैं, भीतर तक समान रूप से वितरित रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो अवशोषण क्या होता है भाई, तो ये हमारे एक आंतरिक घटना होता है, भीतर तक होने वाली क्या होता है, घटना होता है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के भीतर तक समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। यही क्या कहलाता है, हमारा अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अवशोषण को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है हमारा, कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 होता है, वह जल का अधिशोषण बोल सकते हैं। अमोनिया जल का अवशोषण, अवशोषण, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई हमारा अवशोषण का। और भी बहुत सारे उदाहरण जो दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलता है, उसको भी आप उदाहरण लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉटन है, जिसको हम लोग रुई बोलते हैं। अब रुई क्या होता है, जब सूखा होता है उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पानी जैसे ही उसमें हम क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, आप देखते हैं कि पानी क्या हो जाता है, कॉटन के अंदर तक चला जाता है। या तो आप डबल रोटी ले सकते हैं भाई, डबल रोटी भी क्या होता है हमारा, उसको भी आप उदाहरण में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। डबल रोटी को जैसे ही चाय में क्या किया जाता है, आपका डुबाया जाता है, तो चाय क्या करता है, पूरे डबल रोटी के अंदर जो है समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है या में जो है पाया जाता है। गुलाब जामुन ले सकते हैं भाई, है ना, अच्छा बना है तब की बात है, और हमारे घर में बना है तो फिर नहीं बोलेंगे, है नहीं। तो गुलाब जामुन की अगर बात करें तो उसमें भी देखना आपकी लगभग चाशनी पूरे भागों में क्या रहता है, समान रूप से वितरित रहता है, और ये अंदर तक होने वाली घटना होता है। तो ऐसे जो घटना होता है वही आपका क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, या उसे अवशोषण कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अधिशोषण और अवशोषण। चलिए अब हम जो है अधिशोषण और अवशोषण में क्या देखते हैं, थोड़ा सा अंतर देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अधिशोषण और अवशोषण में क्या देखना है, हमको अंतर देखना है। लगभग 2-3 अंतर आपको लिखना है, अगर पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, तो चलिए अधिशोषण और किस में हमको, अवशोषण में हमको अंतर अभी क्या करना है, देखना है। तो उसी के पास क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं भाई। तो इसको मैं एक यहाँ पर से लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग अंतर क्या करते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं भाई। ठीक, चलिए तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अधिशोषण, अधिशोषण
शोषण, ये हो गया अधिशोषण, और इस साइड में क्या लिख देता हूँ, अवशोषण। अवशोषण, तो दोनों में हमको क्या करना है, अंतर देखना है, पहला अंतर। ठीक है, अच्छा एक और लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो और अच्छा होगा हमारा। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ऐसे में सुंदर दिखेगा भाई। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, अब हम पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो अधिशोषण एक कैसा होता है, पृष्ठीय घटना होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। कैसा घटना है भाई, ये पृष्ठीय घटना है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है भाई, घटना है। तो पहला पॉइंट हो गया कि अधिशोषण एक कैसा घटना है, पृष्ठीय घटना है। अगर हम इसकी बात करें तो लिख सकते हैं अवशोषण है ना, पदार्थ के अंदर तक या इसी को हम लोग बोलते हैं भीतर तक, है ना, होने वाली घटना है, होने वाली क्या है हमारा, घटना है। तो पहला हमने क्या कर दिया, इसमें अंतर लिख लिया भाई। पहला अंतर क्या था हमारा, अधिशोषण एक कैसा है, पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण एक अंदर तक या भीतर तक होने वाली क्या है, घटना है। दूसरा, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो अधिशोषण जो होता है जब शुरू होता है तो उसका जो क्या होता है, वेग होता है, वो शुरू में क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, बाद में क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो लिख सकते हैं अधिशोषण का वेग, अधिशोषण का वेग प्रारंभ में अधिक, प्रारंभ में क्या होता है, अधिक, और बाद में क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। तो जब अधिशोषण स्टार्ट होता है उस समय उसका गति क्या होता है, तीव्र होता है, और बाद में क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। ये हम लिख सकते हैं। अगर हम अवशोषण में बात करें तो अवशोषण जो होता है प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक उसका जो वेग होता है वो समान रहता है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अवशोषण में वेग प्रारंभ से अंतिम तक क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है हमारा, समान रहता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो अधिशोषण होता है उसमें साम्य अवस्था क्या हो जाता है, जल्दी स्थापित होता है भाई। ठीक है, तो अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाता है, जबकि अवशोषण में यहाँ पर लिख सकते हैं अवशोषण में साम्यावस्था स्थापित होने में क्या होता है, अधिक समय क्या करता है भाई, लगता है। साम्यावस्था मतलब बराबर की बात होता है भाई। बराबर मतलब आप साम्यावस्था को ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, जैसे हमारा दो पात्र है, ठीक है, और इन दोनों पात्रों में अगर हम बीच से क्या कर दिए हैं, पाइप से इसको जोड़ दिए हैं, और एक पात्र में पानी क्या है, ज़्यादा है, और एक पात्र में पानी कम है, और अगर यहाँ पर बीच में जो पाइप है उसको अगर खोल देते हैं तो आप देखते हैं कि ज़्यादा वाला पानी से किधर की ओर, कम वाले पानी की ओर क्या करता है, पानी बहना स्टार्ट कर देता है। और कब तक बहते रहता है, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो वो जो लेवल होता है जब बराबर होता है वही आपका क्या कहलाता है, साम्यावस्था कहलाता है। तो यहाँ पर अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य साम्यावस्था स्थापित होने में क्या लगता है भाई, हमारा थोड़ा सा समय लगता है। साम्यावस्था स्थापित होने में क्या लगता है, थोड़ा जो है उसमें समय लगता है, इसमें जल्दी स्थापित हो जाता है।
अगर हम 4th नंबर की बात करें तो यहाँ पर अधिशोष्य को अधिशोष्य और अधिशोषक अधिशोष्य और अधिशोषक क्या क्या है हम पढ़ चुके हैं। अधिशोष्य और क्या है हमारा अधिशोषक को पृथक करने में, पृथक करना है ना। अधिशोष्य और अधिशोषक को पृथक करना क्या है आसान होता है, आसान होता है, या आसानी से हम क्या कर सकते हैं उसको पृथक कर सकते हैं। इस क्रिया को विशोषण कहते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं भाई विशोषण। एक क्वेश्चन बन गया विशोषण क्या होता है। तो अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाना क्या कहलाता है आपका विशोषण कहलाता है, विशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा विशोषण कहलाता है। कैसे, तो यहाँ पर दिया है ये हो गया अधिशोषक और यहाँ पर ऊपर में क्या है भाई ऊपर में दिया है आपका अधिशोष्य, ये हो गया अधिशोष्य। तो यहाँ पर अधिशोषक को और अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना क्या है आसान है। तो अधिशोषक और अधिशोष्य को पृथक करना क्या है आसान है, मतलब अधिशोष्य को अधिशोषक से पृथक करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है। तो लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, क्या लिख सकते हैं कि अधिशोष्य को अधिशोषक से, अधिशोष्य को किससे अधिशोषक से पृथक करना क्या होता है आसान होता है। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं विशोषण कहते हैं। अगर हम इसमें चले जाएं किसमें, तो इसमें क्या होता है अधिशोष्य को अधिशोष्य है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं अधिशोष्य को अधिशोष्य को शोष्य को अधिशोषक से पृथक करना क्या होता है कठिन होता है, या कठिन होता है। विशेष विधि का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। करना क्या होता है भाई हमारा कठिन होता है, कठिन होता है ना भाई। अब चाय ब्रेड से आप चाय को बाहर निकालो बोल रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल काम है ना, तो इसलिए वो कठिन है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया एक और यहाँ पर उदाहरण लिख लिया। कितना पॉइंट हो गया भाई 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट है ना ये हमको देखना है। 5th नंबर ये है कि यहाँ पर यदि हम क्या होता है एक होता है अधिशोष्य और अधिशोषक होता है जिसको एक सपान क्या होता है एम से दर्शाया जाता है, और वह एक क्या होता है दाब होता है। इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचने पर, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्राफ खींचने पर, ठीक है अभी यहीं पर लिख देते हैं, खींचने पर हमको जो है इस प्रकार से एक क्या होता है रेखा क्या होता है प्राप्त होता है। और अगर हम इसमें चले जाएं तो इसमें एक सपान क्या होता है एम होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक होता है। एक से अधिशोष्य है एम अधिशोषक है ना। वह पी के मध्य, पी के जो कि दाब होता है के मध्य अगर क्या खींचा जाए ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए तो उस स्थिति में हमको एक क्या होता है सीधी रेखा क्या होता है प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें अंतर है उसको क्या किया जा सकता है भाई बताया जा सकता है। इसका उदाहरण आप जानते हैं, उदाहरण क्या होता है इसमें, जैसे उदाहरण अधिशोषण में लिखेंगे तो सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, जल वाष्प का अधिशोषण, ये हम क्या कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं। और इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया है ना, जल का अवशोषण, जल का है ना अवशोषण, तो ये हम दोनों क्या कर सकते हैं उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अधिशोषण और अवशोषण के मध्य 3, 4, 5 उदाहरण क्या किया जा सकता है अंतर लिखा जा सकता है। कभी कभी इसको क्वेश्चन के तौर पर पूछता है भाई 3 नंबर में, तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है फोकस ज़्यादा करना है। किसमें अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। चलिए तो हमने क्या पढ़ लिया अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं विशोषण। क्या होता है हमारा विशोषण क्या है ये हमको क्या करना है पढ़ाई करना है। विशोषण केमिस्ट्री में जहाँ बी वर्ड आता है ना वो उसका मतलब अलग ही करना होता है। क्या होता है हमारा अलग करना होता है। तो विशोषण मतलब अलग होता है। तो किसको किसको अलग करेंगे अधिशोष्य को अधिशोषक से, है ना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये जो स्क्रीन दिख रहा है वो अधिशोषक है,
क्या है, अधिशोषक है। और मैं ये जो लिख दिया ना वो क्या है, अधिशोष्य है। तो अधिशोष्य को मैं कहाँ से, स्क्रीन से गायब कर दिया, यही क्या कहलाता है हमारा, विशोषण कहलाता है ना। तो अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाना क्या कहलाता है आपका, विशोषण कहलाता है। तो आप विशोषण की परिभाषा यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं अधिशोष्य को अधिशोषक की, अधिशोष्य को किसकी भाई, अधिशोषक की सतह से पृथक करना, हटाना है ना, हटाना लिख देता हूँ। तो अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाना या इसको पृथक करना, हटाना क्या कहलाता है हमारा, विशोषण कहलाता है, विशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई हमारा, विशोषण कहलाता है। तो एक नंबर में इसको भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि विशोषण होता क्या है, आप बताना भाई। अधिशोषक को, है ना, ये अधिशोषक है, ये हमारा क्या है, अधिशोषक है। और इसमें हमारा क्या है, ये अधिशोष्य है, ये हमारा क्या है, अधिशोष्य है। इसे हम क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं, ओके। और ये हमारा क्या है, अधिशोषक है। तो अधिशोष्य को अधिशोषक के सतह से हटाना, है ना। यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ये दिया गया है हमारा, ये अधिशोष्य है। तो इस अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से क्या करना, हटाना, आपका क्या कहलाता है, आपका विशोषण कहलाता है, विशोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें तो उदाहरण के लिए देख सकते हैं भाई, जैसे आपको पता है कि प्लेटिनम पर क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है हमारा, अधिशोषण होता है, गैस का अधिशोषण होता है, ठीक है। प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, अधिशोषण होता है। अगर हमको हाइड्रोजन गैस को क्या करना है, हटाना है, तो हम प्लेटिनम धातु को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करने से वहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है। और इस तरीक़ा से इस प्रक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है, विशोषण के नाम से जाना जाता है, विशोषण कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका विशोषण, छोटा सा है कि अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाना, पृथक करना, अलग करना, ये क्या कहलाता है आपका, विशोषण कहलाता है, विशोषण कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे 2 पॉइंट और आपको दिख रहा है, एक क्या है, शोषण, और एक होता है हमारा अधिशोषण, अधिधारण है, ठीक है। तो शोषण और अधिधारण क्या क्या होता है उसको हमको थोड़ा सा जानना है। एकदम इजी है भाई, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सुनते रहें, पढ़ते रहें, आपको सब चीज़ क्या होते जाएगा, धीरे धीरे तैयारी होते चला जाएगा, ठीक है। तो शोषण क्या होता है, अब आप जो है इस शोषण को उधर बायोलॉजी से मत ले जाना भाई, वो शोषण नहीं है, ये दूसरा शोषण है। शोषण का मतलब क्या होता है, जब अधिशोषण और शोषण, अभी 2 चीज़ पढ़े हो ना, क्या क्या पढ़े हो, अधिशोषण पढ़े हो, एक पढ़े हो अधिशोषण, और दूसरा क्या पढ़े हो, अवशोषण। तो जब दोनों घटना एक साथ होता है, अधिशोषण भी और अवशोषण भी, यही क्या कहलाता है, आपका शोषण कहलाता है। तो लिख सकते हैं जब अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया क्या हो, साथ साथ हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग, जब अधिशोषण और शोषण, है ना, जब अधिशोषण और क्या होता है हमारा भाई, और अवशोषण की घटना साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं भाई, शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शोषण कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो शोषण क्या होता है, तो जिसमें अधिशोषण की घटना और अवशोषण की घटना दोनों क्या हो, साथ साथ हो, पहले अधिशोषण हो बाद में अवशोषण हो, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई, शोषण कहते हैं। और शोषण के लिए हम लोग उदाहरण क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, लिया जा सकता है। जैसे हम सिंपल से अगर उदाहरण ले लें तो यहाँ पर उदाहरण में जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो प्लेटिनम है, और ये जो प्लेटिनम की धातु है उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस पहले क्या होता है, अधिशोषित होता है,
क्या होता है हमारा, अधिशोषित होता है, और धीरे धीरे बाद में क्या हो जाता है, वो पूरे भागों में समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात उसमें पहले अधिशोषण हुआ और बाद में क्या हो रहा है हमारा, विशोषण, अवशोषण भी हो रहा है। तो जब दोनों घटना इसमें क्या होता है, घटित होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो है शोषण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, या शोषण कहा जाता है भाई। तो ये शोषण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अधिधारण का। किसकी बात कर लेते हैं, अधिधारण। अधिधारण क्या होता है, इसकी थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। अधिधारण, अधिधारण का मतलब क्या होता है, तो धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण अधिधारण कहलाता है ना। धातुओं द्वारा या धातुओं पर गैसों का, धातु पर या धातुओं पर लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो धातुओं पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं भाई हम लोग, धातुओं पर, धातुओं पर गैसों का अधिशोषण क्या कहलाता है हमारा, अधिधारण कहलाता है, अधिधारण कहलाता है। तो लिख सकते हैं अधिधारण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अधिधारण को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। धातुओं पर, धातु है ना, किस पर भाई, धातुओं पर। धातु जानते हैं ना, धातु क्या होता है, तो धातुओं पर गैसों का अधिशोषण क्या कहलाता है, अधिधारण कहलाता है। 1 मार्क क्वेश्चन में इसको क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है भाई, कि धातुओं पर गैसों का जो अधिशोषण होता है वही क्या कहलाता है, आपका अधिधारण कहलाता है, अधिधारण कहते हैं, अधिधारण कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बहुत सारा उदाहरण इसमें क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। फिलहाल तो हम लोग पैलेडियम की बात करते हैं। पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिधारण, पैलेडियम धातु होता है, और ये धातु जो होता है वो आपका जो है हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, अधिशोषण करता है और अधिधारण के नाम से जाना जाता है। तो ये पैलेडियम धातु होता है जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, खींचता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अधिधारण कहलाता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, ये छोटा छोटा पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है या पूछ सकता है भाई। चलिए एक आध पॉइंट और देखते हैं। चलिए ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है भाई। ये है अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। अधिशोषण की क्या देखना है हमको, ऊष्मागतिकी, ठीक है। ऊष्मागतिकी इससे फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा हमारे में भी आ जाता है, कैसे करेंगे, है ना, चलाना पड़ता है भाई, ठीक है, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए तो अधिशोषण की क्या देखना है हमको, ऊष्मागतिकी देखना है। आपको ये पता है कि अधिशोषण में क्या होता है कि जो अन्य पदार्थ के कण होते हैं वो ठोस पदार्थ के कण की सतह पर धीरे धीरे आके क्या होते जाता है, अधिशोषित होते जाता है। और वो क्यों अधिशोषित होता है भाई, तो अधिशोषित इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुक्त संयोजकता पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अधिशोषण होते जाता है वैसे वैसे यहाँ पर इनकी मुक्त संयोजकता धीरे धीरे कम होती जाती है। उनकी ऊर्जा की मात्रा, मुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि अधिशोषक की सतह पर एक अणु अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन आती है वही आपकी अधिशोषण की ऊष्मागतिकी कहलाती है या ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अधिशोषण की ऊष्मागतिकी की, हमको क्या देखना है, ऊष्मागतिकी क्या होता है भाई, इसको हम लोग लिख देते हैं अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक की सतह पर एक अणु अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर, एक अणु अधिशोष्य के क्या होने पर भाई, अधिशोषित होने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी में
परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिशोषण की ऊष्मागतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। अधिशोषण की ऊष्मागतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? अधिशोषण की ऊष्मागतिकी कहलाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि अधिशोषक की सतह पर, ये देखो अधिशोषक की सतह पर कितना अणु? एक अणु किसका? अधिशोष्य का। अधिशोषित होने पर जो भी उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, वही आपका क्या कहलाता है? अधिशोषण की ऊष्मागतिकी कहलाता है। या अधिशोषण की क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। अब ये चीज़ है कि जब भी क्या होता है, अधिशोषण होता है, तो उनकी जो है अव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है भाई? कम होती जाती है। कैसे? तो उसको थोड़ा समझो कि ये हमारा जैसे क्या हो गया? अधिशोषक है। क्या है? अधिशोषक है। यहाँ पर पहले मुक्त संयोजकता क्या था? ज़्यादा था, मतलब इसमें अव्यवस्था क्या था? ज़्यादा था। अव्यवस्था क्या था? ज़्यादा था। पहले मुक्त संयोजकता ज़्यादा था तो अव्यवस्था ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या होते जाता है, इनकी सतह पर कण आके क्या करते जाते हैं? धीरे धीरे जब यहाँ पर व्यवस्थित होते जाते हैं तो इनकी मुक्त व्यवस्था या मुक्त संयोजकता क्या होते जाता है? धीरे धीरे कम होते जाता है, अर्थात अव्यवस्था धीरे धीरे क्या होती जाती है? हमारी कम होती जाती है। अव्यवस्था क्या होती जाती है? आपकी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। और आप जानते हैं कि अव्यवस्था की जो माप है, अव्यवस्था की क्या जो है हमारा माप है, ये क्या नाम से जानी जाती है? आपकी एंट्रोपी के नाम से जानी जाती है। अव्यवस्था की माप किससे जानी जाती है भाई? एंट्रोपी से जानी जाती है। और एंट्रोपी को डेल एस से क्या की जाती है? प्रदर्शित की जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी अधिशोषण क्या होती जाती है? आपकी होती जाती है, वैसे वैसे अव्यवस्था कम होती जाती है। मतलब यहाँ पर एंट्रोपी की मान क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब डेल एस की मान क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी मुक्त ऊर्जा थी, अधिशोषण होने पर मुक्त ऊर्जा की भी मान क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और मुक्त ऊर्जा को डेल जी से प्रदर्शित की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि अधिशोषण की जो क्रिया है, इस अधिशोषण की क्रिया में आपकी दो प्रकार की स्थिति कम होती जाती है। एक मुक्त ऊर्जा, एक हमारी क्या होती है? मुक्त ऊर्जा कम होती है। और दूसरा हमारा क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और इसका अध्ययन एक जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण से की जा सकती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, होल्टज समीकरण से की जा सकती है, जिसका मान क्या होती है? डेल जी बराबर डेल एच, है ना, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। इस प्रकार से इसकी गणना यहाँ से की जा सकती है भाई। तो ये तो हो गया आपका अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। थोड़ा सा इसमें हमको देखना है इसकी विशेषता। क्या देखना है? विशेषता। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है भाई? अधिशोषण की क्या देखेंगे? विशेषताएं। ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अधिशोषण की विशेषताएं। चूँकि अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें से ऊष्मा निकलती है, तो हम बोल सकते हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया है। तो पहले आपको यही जानना है कि अधिशोषण एक कैसा है? हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलता है भाई, है ना। ये पहला पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये अधिशोषण स्वतः से होने वाली घटना होता है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। यह स्वतः होने वाली घटना है, स्वतः होने वाली, है ना, घटना है भाई। मतलब अपने आप होता है, इसमें किसी बाह्य हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो पहला क्या हो गया? अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। दूसरा, ये स्वतः होने वाली क्या होता है? घटना होता है। तीसरा, इसमें एंट्रोपी परिवर्तन का मान क्या होता है? कम होता है। तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि अधिशोषण में एंट्रोपी परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? हमारा
एंट्रोपी परिवर्तन है ना का मान क्या होती है हमारी, कम होती है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट, 2-3 पॉइंट क्या की जा सकती है, इसकी विशेषता में लिखी जा सकती है, खास करके ऊष्माक्षेपी को और स्वतः परिवर्तित होने वाली घटना को, और अधिशोषण के मान में जो है कमी आती है, अधिशोषण के मान जो है एंट्रोपी के मान में क्या करती है, कमी करती है। तो ये लगभग 2-3 पॉइंट क्या की जा सकती है, इस पॉइंट में लिखी जा सकती है भाई। ठीक है, आज के लिए हम लोग फ़िलहाल इतना ही करते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं भाई।